Congratulations, you are pregnant। तो अब क्या करेंगे आप? अब तो डॉक्टर को विजिट करना ही पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे लग रहा है कि बहुत ही खुशहाल होंगे, सुखी होंगे और अच्छा हेल्थ अपना कैरी कर रहे होंगे। तो हमारा जो ये यूट्यूब का परिवार है जिससे मुझे बेहद लगाव है, जो हमारी महिलाएं, सखियां, बहनें जो थोड़ा भी अगर लाभान्वित होती हैं तो हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हम लोग कुछ सोसाइटी के काम आ रहे हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है या महीना रुक जाता है तो आप डॉक्टर के पास आएँ तो क्या बताएं, क्या छुपाएं। और वैसे तो कुछ नहीं छुपाना चाहिए, बट क्या बताएं और क्या पूछे अपने गायनेकोलॉजिस्ट से। गायनेकोलॉजिस्ट आपसे क्या उम्मीद करती हैं और आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से क्या उम्मीद करते हो, वो इस मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं। पर पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर संगीता चौधरी, आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर की डायरेक्टर, गौशाला रोड, सिवान में स्थित है हमारा हॉस्पिटल। और मैं MBBS हूँ, MD हूँ और डिप्लोमा इन लेप्रोस्कोपी हूँ जर्मनी से। मैं जब हमारी चूँकि आजकल ओमिक्रॉन का माहौल आ रहा है तो मैं खुद को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहती पेशेंट के सामने, लेकिन क्लिनिक बंद भी नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे जो बहुत इमरजेंसी सेवा के लिए आते हैं। बहुत सारी पेशेंट का जान बचाया जा सकता है, वैसे हाल में आते हैं। तो क्लिनिक बंद करना संभव नहीं है क्योंकि मैं अभी पटना गई और मेरी एक दिखाने वाली पेशेंट को चमकी आया और वो मैं देख नहीं पाई, तो वो पेशेंट का डेथ हो गया क्योंकि फिर वो इतनी सीरियस थी, हाई BP के कारण उसका शायद ब्रेन हेमरेज हुआ हो या कोमा में थी पेशेंट, मुंह से झाग आ रहा था और वो बेहोश थी। तो वो चमकी पे चमकी आ रहा था और फिर वो किसी भी हॉस्पिटल में उसे एडमिट नहीं किया गया, किसी ने भी नहीं रखा और वो रास्ते में ही दम तोड़ दी। तो मैं सोच रही हूँ थी कि आप लोग सोचते हो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आने पर पहला विजिट में जब बच्चा ठहरता है तो घर के बाकी सारे लोग बोलते हैं कि क्यों डॉक्टर के पास जाना है। घर की जो बूढ़ी दादी, नानी, काकी हैं वो बोलती हैं कि हमने तो डॉक्टर का मुंह भी नहीं देखा, मेरे तो 8 बच्चे हुए, मैंने तो इतने बच्चे जने मगर कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। तो पहले का ज़माना कुछ और था। आप उन लोगों का मुंह ऐसे ये कह के बंद करवा सकती हैं कि क्या उस टाइम कोरोना था, क्या कोरोना से इतनी मौतें हुई थी, क्या इतने महिला और इतने पुरुष इतने मरे थे कोरोना से, क्या इतने लोग एक साथ ICU में भर्ती हुए थे, क्या ICU में इतनी बेड की कमी कभी हुई थी। तो वक्त की बात है। अभी जो है इतनी सारी प्रेगनेंसीज होती है वो जुड़वा होती हैं और बहुत सारी पेशेंट को आजकल BP हाई होने लगा है जो पहले नहीं होता था। बहुत सारी पेशेंट को थायराइड भी होने लगा है। बहुत सारी पेशेंट्स को शुगर की भी बीमारी होने लगी है जो पहले नहीं होती थी, अभी भी नहीं है मगर प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। तो अभी आपको डॉक्टर जैसे ही पता चलता है कि आपका पीरियड रुक गया है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। मॉर्निंग सैंपल्स जो हैं उनको लेके जाना चाहिए और खाली पेट में जाना चाहिए। आपको पहला विजिट आपको खाली पेट में जाना चाहिए। खाली पेट का मतलब होता है कि आपको केवल 12 घंटे खाली पेट होने चाहिए। मतलब अगर आपने रात को 8 बजे खाना खाया है, 10 बजे रात को खाना खाया, अगर आप प्लान कर रहे हो, रोज़ आप 8 बजे खा लेते हो लेकिन आज प्लान कर रहे हो कि कल मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो आप रात को थोड़े लेट से खाओ, 10 बजे 11 बजे खाओ, ताकि आप डॉक्टर के यहाँ पहुँचो तो रोड जाम है या कुछ भी है, किसी भी कारण से देर हो गया या फिर वहाँ पे जाने पे फिर हिस्ट्री लिखाने में, BP लेने में सब देर होने के बाद फिर सैंपल जब डिसाइड हुआ कि आपका सैंपल लिया जाएगा तो उस टाइम तक 12 घंटे खाली पेट होने चाहिए। ये नहीं कि आप 4 बजे शाम को चले आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं तो सवेरे से खाली पेट हूँ, या फिर मैंने कुरकुरे ही खाया है 2 पीस बस, या एक ही बिस्किट खाया है, या एक सेव खाई हूँ, एक नारंगी खाई हूँ, ये नहीं चलेगा। आपको खाली पेट का मतलब खाली पेट आना है
और वो भी आपको खाली पेट में सिर्फ अगर बहुत मन करे तो चाय ला सकते हैं। लंच बॉक्स में आप खाना ला सकते हैं। खाना आपका सैंपल लेने के बाद लैब वाले लड़के से पूछकर कि भैया मैं खाना, अब मेरा पूरा टेस्ट खाली पेट का कंप्लीट हो गया या बाकी टेस्ट कंप्लीट हो गए, क्या मैं खाना खा सकती हूँ? तो आप लंच बॉक्स में खाना लेके आएँ, होटल का कम से कम खाएँ। और आप आने पर क्या करेंगे? अगर आपका यूरिन टेस्ट हुआ पॉजिटिव निकल रहा है तो पहले तो श्योर करना होता है डॉक्टर्स को और आपको भी कि आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे क्या था, और वो 100% श्योर होना चाहिए कि उसी पे हमारा डिलीवरी का डेट, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आधारित होता है। दूसरी चीज़ें हैं कि आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाएंगे। आपको जैसे थायराइड का ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट दिया जाएगा, जिसमें आपको कुछ नाप कर ग्लूकोज आपको दिया जाएगा। वो होने के बाद आपको ब्लड ग्रुप आपका निगेटिव है या पॉजिटिव है ये बताया जाएगा, पूछा जाएगा। कितना ग्राम खून है या सीबीसी या हीमोग्लोबिन तो ज़रूर कराया जाएगा। और वो सब तो कराने के पहले आपकी पूरी अच्छे से हिस्ट्री लिखनी है। तो स्टाफ हिस्ट्री लिखेंगे तो वहाँ पर आपको हर चीज़ बताना है। आपको किसी दवा से एलर्जी है, आप कोई दवा खा रही हैं, जैसे आप थायराइड का दवा खा रही हैं, आप ट्यूबरकुलोसिस का दवा खा रही हैं, आप शुगर का दवा खा रही हैं, आप बीपी का दवा खा रही हैं, आप कैंसर का दवा खा रही हैं, आपको ये बताना है। अगर आप पैरासीटामोल भी खा रहे हो तो आपको बताना है। और आपको जैसे बाकी हिस्ट्री में और प्रेगनेंसी के साथ क्या क्या कंप्लेन है वो भी अच्छे से बताना है। जैसे आपको गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बतानी है आपको। बहुत घबराहट हो रही है, अगर आपको पाल्पिटेशन हो रहा है, अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, आपको बहुत एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है, ये डॉक्टर्स को बतानी है। आप एंजाइटी के लिए कुछ दवा खा रहे हो तो वो भी बतानी है। और फिर आपकी फैमिली में कोई आपने पहले कोई सर्जरी कर, आपकी अपनी पहले कोई सर्जरी हुई है नहीं, जैसे कोई सिजेरियन हुआ है पहले से, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कोई नस में बच्चा ठहरा था, किधर साइड का ठहरा था, वो काट कर हटाया गया है कि नहीं, किधर साइड का ट्यूब है आपके पास, किधर साइड का नहीं है। क्योंकि अगर एक बार आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो 4% चांस में, मतलब 100 औरतों में जो रिपीट प्रेगनेंसी होगी उसमें 4 औरत को फिर से दूसरा ट्यूब जो बचा हुआ है उसमें प्रेगनेंसी ठहरने का डर होता है। और आजकल हम लोग ट्यूब बचाते भी हैं। अगर फर्टिलिटी आपको बचाना है तो हम लोग दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, तो उस ट्यूब को केवल सक करके छोड़ देते हैं, या फिर कुछ इंजेक्शन से भी हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी को गला देते हैं बिना सर्जरी के। वो भी हम लोगों ने किया हुआ। अगर नस नहीं फटा है तो, अगर नस फटा है और आप बेहोश हो गए हैं और आपको लेप्रोटोमी का ज़रूरत पड़ा है तो वो आपको बताना है कि आपकी लेप्रोटोमी हुई है, या हर्निया का ऑपरेशन हुआ, या गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, या यूट्रस पे कोई ऑपरेशन हुआ है वो भी बताना है, या ओवेरियन सिस्ट है वो भी बताना है। आपको पूरी हिस्ट्री कंप्लीट बतानी है। इसके अलावा आपको फैमिली हिस्ट्री भी बतानी है कि आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी आपके मम्मी पापा या आपके सास ससुर को कोई बीमारी है कि नहीं, जैसे शुगर, बीपी, टीबी, दम्मा, ये सब की बीमारी है कि नहीं। और फिर आपको ये भी बतानी है कि आपको सेकेंड डिग्री रिलेटिव जैसे कि चाचा चाची, भैया भाभी, इन लोगों को नहीं, भाभी होंगी, भैया तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो जाएंगे अपने भैया हैं तो। लेकिन अगर कजन ब्रदर हैं और कजन सिस्टर भी हैं तो वो लोग सेकेंड डिग्री रिलेटिव हैं, तो उनको कोई बीमारी है कि नहीं, जैसे उनका पीरियड्स समय से आता था या नहीं। आपको भी बताना है कि आपने जो इस बार प्रेगनेंसी कंसीव किया है ये आपने रेगुलर पीरियड में किया है, या फिर आपको पीसीओडी की बीमारी थी, या फिर आपको एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी थी, आपके पीरियड्स रेगुलर थे या इरेगुलर थे, कम दिन रहते थे या ज़्यादा रक्तस्राव होता था, ये आपको बताना है। फिर आपको ये भी बताना है कि आपको किसी दवा से एलर्जी है या नहीं है, क्योंकि वो बहुत घातक हो सकता है अगर आपको एलर्जी और वो दवा दे दी जाए। कोई एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो भी बताना है, किसी इंजेक्शन से एलर्जी है तो भी बताना है। फिर आपको इसके अलावा अगर कुछ आपको और बुखार वगैरह है
तो भी बताना है कि बुखार के साथ आपको कफ़ है कि नहीं, क्योंकि आजकल कोरोना का पीरियड चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर कफ़ जो है वो कोरोना है और हर बुखार जो है वो कोरोना है। ये